नमस्कार। मैं अजीत कुमार सिंह एक बार पुनः एक्सलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर आपके लिए प्रस्तुत हुए हैं और वह विषय है जो कि पूरे दुनिया को झकझोर रहा है और ऐसा लग रहा है कि कहीं दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी तो नहीं हो गई है। वह मुद्दा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध। वास्तव में 7 अक्टूबर 2023 को अचानक गाजा पट्टी से हमास के आतंकवादियों के द्वारा इजराइल पर थल मार्ग से, वायु मार्ग से और जल मार्ग से तीनों ओर से अचानक धावा बोल दिया गया और सैकड़ों इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी गई और बहुत से बच्चों को और महिलाओं को बंधक बना लिया गया। यहाँ तक कि उन महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी भर्त्सना वाली घटना घटित हुई और उनका निर्मम रूप से उनकी हत्या भी कर दी गई। इस घटना ने संपूर्ण विश्व को झकझोर दिया और इसके साथ ही साथ पूरे दुनिया को दो खेमों में बांट भी दिया है। इस घटना की मूल में कौन कौन सी बातें हैं, क्यों इस प्रकार की घटना घटित हुई है, इजराइल क्या है, इजराइल का निर्माण कैसे हुआ, फिलिस्तीन क्या है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये संघर्ष इतने समय से क्यों चला आ रहा है और दुनिया के विभिन्न देश इस मुद्दे को सुलझाने में अभी तक क्यों विफल रहे हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी अब तक एक तमाशबीन बन करके इस संपूर्ण घटनाक्रम को देखता रहा है और अभी तक कोई सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुआ है। खुद भारत की दृष्टि से इसका क्या महत्व है और भारत के ऊपर इस संपूर्ण घटनाक्रम का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी विषयों पर हम आज के इस वीडियो व्याख्यान में चर्चा करेंगे। वैसे तो ये विषय बहुत पुराना और बहुत विस्तृत है और सीधे सीधे आधुनिक समय में भी देखा जाए तो कम से कम 100 वर्षों का इस विषय का इतिहास है। इसलिए अत्यंत जटिल विषय है। आपको बहुत सरल शब्दों में हम समझाने और बताने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत से धर्म हैं। उन धर्मों में से एक धर्म है यहूदी धर्म या जिसको जुडाइज्म भी बोलते हैं। उसको मानने वालों को ज्यू या यहूदी कहा जाता है, इसलिए उनके धर्म को यहूदी धर्म कहा जाता है। ये यहूदी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। जिस समय इस्लाम और ईसाई धर्म की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसके पहले से ये यहूदी धर्म था और खुद ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह भी मूल रूप से एक यहूदी ही थे और ईसा मसीह का जन्म भी यरूशलेम में ही हुआ था, बेथलहम में। तो इस प्रकार से ये यहूदी धर्म दुनिया के प्राचीनतम धर्मों में से एक है और इस धर्म के जो अनुयायी हैं वे लोग वहां पर प्रारंभ से रह रहे थे। लेकिन ईस्वी सन के प्रारंभ में ही
जब रोमनों ने उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो वहां पर यहूदियों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया और इसके बाद से यहूदियों को वहां से तितर बितर होना पड़ा और तत्पश्चात एक लंबे समय के बाद 600-700 ईस्वी के बाद अरबों का वहां पर आधिपत्य स्थापित हो गया और यहूदी अपने मूल निवास स्थान से लंबे समय तक वंचित रहे, यहां तक कि ये दुनिया के विभिन्न देशों में जहां कहीं भी रहे वहां पर इनको अनेक प्रकार के अत्याचार का शिकार करना पड़ा। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और उस समय यह संपूर्ण क्षेत्र जो आज इजराइल और फिलिस्तीन का मध्य पूर्व का क्षेत्र है, यह क्षेत्र ऑटोमन एम्पायर या उस्मानिया साम्राज्य के नियंत्रण के अधीन था। उस समय जब मित्र राष्ट्र ऑटोमन एम्पायर के ऊपर भारी पड़ने लगे और ऑटोमन एम्पायर के पराजय की संभावनाएं स्पष्ट हो गई थी, उस समय सबसे पहली बार एक बाल्फोर डिक्लेरेशन किया गया 1917 में। इस बाल्फोर डिक्लेरेशन के अंतर्गत ये कहा गया कि दुनिया भर के जो यहूदी हैं वे यहूदी वर्तमान समय में जो इजराइल का क्षेत्र है या मूल रूप से जिसको फिलिस्तीन नाम दिया जाता था, उस फिलिस्तीन के क्षेत्र में आए और ये कहा गया कि वहां पर उनको जो है नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपुल इन पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन में यहूदी लोगों को अपना एक राष्ट्रीय आवास या गृह प्रदेश प्रदान किया जाएगा। इस बाल्फोर उद्घोषणा 1917 के किए जाने के बाद से ही दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन के इस क्षेत्र में तेजी से आने लगे। स्वाभाविक था कि उस क्षेत्र में रह रहे अरबों के द्वारा इसका विरोध किया जाता और उनका विरोध किया गया और उसी समय से फिलिस्तीन में यहूदियों और अरबों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। वैसे तो संघर्ष पहले से था, लेकिन आधुनिक समय में 20वीं शताब्दी में यह संघर्ष विशेष रूप से 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद जब बड़ी संख्या में यहूदी दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आकर के यहाँ पर बसने लगे तो अरबों के विरोध के कारण से ये संघर्ष नए सिरे से प्रारंभ हुआ। हमें याद रखना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि भी एक तरह से वर्साय की संधि के साथ ही तैयार हो गई थी। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि वर्साय की संधि के साथ तैयार हुई और उसके बाद हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना और अपने तथाकथित नस्लीय श्रेष्ठता, जर्मन लोगों के रक्त की शुद्धता के सिद्धांत के आधार पर उसने यहूदियों के प्रति नफरत का भाव विकसित किया और यहूदियों का सामूहिक नरसंहार करवाना प्रारंभ किया। इस प्रकार से संपूर्ण दुनिया में उस दौर में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच के काल में यहूदियों के प्रति
सहानुभूति का भाव उत्पन्न हुआ। और ये एक आम धारणा बनने लगी कि यहूदियों को अपना एक देश प्राप्त होना चाहिए जहां पर कि वो अपने अधिकार के साथ रह सकें और उनको कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पलायन करने के लिए विवश न होना पड़े। इसी क्रम में सन 1937 में पील कमीशन का गठन किया गया था। पील कमीशन जो ब्रिटेन के द्वारा ही गठित किया गया था, उस पील कमीशन के द्वारा फिलिस्तीन के विभाजन का सुझाव दिया गया और यहूदियों के लिए एक अलग राज्य और फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग राज्य की बात इस पील कमीशन में कही गई। और इसके बाद चूंकि 1945 अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव संख्या 181-2। और इसमें जो पील कमीशन में बात कही गई थी, औपचारिक रूप से उसी को दोहराया गया और ये कहा गया कि जो फिलिस्तीन है, उस फिलिस्तीन का 3 हिस्सों में विभाजन कर दिया जाएगा। इसके तहत एक अरब स्टेट या अरबों का राज्य होगा, दूसरा ज्यूइश स्टेट या यहूदियों का राज्य होगा और तीसरा सिटी ऑफ यरूशलेम, एक स्वतंत्र शहर के रूप में जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार क्षेत्र में होगा, यरूशलेम होगा, जिस पर कि न यहूदियों का अधिकार होगा न अरबों का अधिकार होगा। ऐसा इसलिए कहा गया था कि यरूशलेम की विशेष स्थिति है, वह यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी समान रूप से अत्यंत पवित्र स्थल है। जहां पर कि यहूदियों का पवित्र स्थल वेस्टर्न वॉल भी है और वहीं पर मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, एक तरह से इस्लामिक जगत के अंतर्गत तीसरा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल अल अक्सा मस्जिद है और इसके साथ ही साथ ईसाइयों का तो पवित्र धर्म स्थल है ही, क्योंकि ईसा मसीह वहीं पर पैदा हुए थे। तो इसलिए तीनों ही यरूशलेम पर अपना दावा जताते रहते थे। इसीलिए इसको न तो अरबों के अधिकार क्षेत्र में और ना ही यहूदियों के अधिकार क्षेत्र में देने की बात कही गई, बल्कि इसको जो है अलग से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही रखने की बात इस प्रस्ताव में कही गई थी। अब इसके बाद ये इजराइल के स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। जब स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही ये बात कह दी गई, तो इजराइल के एक देश के रूप में स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो ऐसे क्षेत्र जो स्पष्ट रूप से किसी स्थापित राज्य के रूप में नहीं थे, उनको जो है, जो विजेता मित्र राष्ट्र थे, उनके मैंडेट के रूप में रखा गया था। इजराइल भी इसी प्रकार का एक मैंडेट के रूप में था और यह ब्रिटेन के मैंडेट के रूप में था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर ही दिया था कि यहूदियों का अपना एक अलग राज्य हो और इस आधार पर ही 14 मई 1948 को
एक स्वतंत्र संप्रभु देश या राज्य के रूप में इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी गई और ब्रिटेन ने और अमेरिका जैसे देशों ने तत्काल ही उसको मान्यता भी प्रदान कर दी। अब स्वाभाविक था कि जो अरब लोग थे फिलिस्तीन के, जो इस संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार मानते थे, वह इजराइल की स्थापना का विरोध करते, पहले से भी विरोध करते आ रहे थे। इसलिए जैसे ही इजराइल की स्थापना की घोषणा की गई, वैसे ही अरबों और यहूदियों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया और 1948 में ही पहला युद्ध संपन्न हुआ। लेकिन मित्र राष्ट्रों के समर्थन और अपने जुझारूपन के कारण इजराइल अपने इस प्रथम संघर्ष में ही विजयी हो गया। उसके बाद बीच बीच में छिटपुट संघर्ष चलते रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जैसे सुएज नहर को लेकर के जब इजिप्ट और यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में संघर्ष हुआ, उस समय भी 56 में, 1956 में, उस समय भी थोड़ा बहुत झड़प हुई, संघर्ष हुई और उसमें भी इजराइल विजयी हुआ। इसके बाद अरबों के द्वारा या फिलिस्तीनियों के द्वारा अपने जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से 1964 में एक संगठन बनाया गया, जिस संगठन का नाम था PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन, जिसके नेता थे यासिर अराफात, जो लंबे समय तक PLO के नेता रहे। अब आगे का घटनाक्रम किस रूप में करवट बदलता है, तो 1967 में PLO की स्थापना 64 में हुई और उसके बाद 1967 में फिर से एक 6 दिवसीय युद्ध हुआ। इजराइल और अरबों के बीच में कई अरब राष्ट्र मिल करके इजराइल के विरुद्ध लड़े, लेकिन एक बार पुनः इस युद्ध में इजराइल विजयी रहा और अरबों की पराजय हुई। और न केवल अरबों की पराजय हुई, बल्कि इस संघर्ष के बाद जो क्षेत्र पहले इजराइल के कब्जे में नहीं था, वह क्षेत्र भी इजराइल के अधिकार में आ गया। जैसे कि उसने जॉर्डन से वेस्ट बैंक या पश्चिमी किनारे को छीन लिया, उस पर अपना कब्जा कर लिया। और इसी प्रकार से उसने मिस्र से गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप को छीन लिया। इस प्रकार से जो इजराइल का भूभाग है वो और अधिक विस्तृत हो गया, और अधिक बढ़ गया। और इजराइल के लिए ये एक बड़ी निर्णायक लड़ाई थी और इसके माध्यम से इजराइल ने एक तरह से अरबों के ऊपर अपने सैन्य शक्ति की श्रेष्ठता को और अपने जुझारूपन की श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। हालांकि पाश्चात्य ईसाई राष्ट्रों और अमेरिका का वरद हस्त इन सभी संघर्षों के दौरान इजराइल पर रहा है। अब इसके बाद से 73 में भी संघर्ष हुआ, उसमें भी इजराइल ने विजय हासिल की, अपना अधिकार क्षेत्र थोड़ा और बढ़ाया और धीरे धीरे जो फिलिस्तीन की स्थिति थी वो और कमजोर होती गई। और एक प्रकार से फिलिस्तीन का जो आंदोलन था
अपना स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने का वो धीरे धीरे कमजोर होता गया। इसी दौरान जो गाजा पट्टी का क्षेत्र था, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो मुस्लिम आबादी थी, वहां पर कुछ कट्टरपंथी तत्वों, मुस्लिम कट्टरपंथी तत्वों का फिलिस्तीन के मुक्ति के नाम पर उभार हुआ और 1987 में वही जो है हमास के रूप में संगठित हुआ। 1987 में 1987 में ये हमास बना। अब इस प्रकार से जो फिलिस्तीन और जो अरब राष्ट्र थे, यह इतने के बावजूद भी इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे और इजराइल लगातार संघर्ष करके ही अपने अस्तित्व को बचाए रख सकता था। संघर्ष के सिवाय उसके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए रह रह करके लगातार अरबों और इजरायलियों, यहूदियों के बीच में ये संघर्ष चलता रहा। हमास की स्थापना के बाद इस संघर्ष ने और भी विकराल रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान शांति के कुछ पहल भी हुए और सन 1992-93 में नॉर्वे के ओस्लो में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, या कहें पीएलओ के यासिर अराफात और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ, शांति समझौता हुआ, जो कि कहा जाए कि दोनों के बीच के तनावपूर्ण संबंधों में पहली बार एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाने जैसा था। इसके अंतर्गत उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे इत्ज़हाक राबिन। उन्होंने उदार रुख अपनाया और उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक, जिस पर कि इजराइल का कब्जा था, और इसके साथ साथ गाजा पट्टी, दोनों को वह दिन प्रतिदिन के शासन के लिए फिलिस्तीन को सौंपेंगे, यासिर अराफात या पीएलओ को सौंपेंगे। अर्थात एक प्रकार से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर इजराइल ने ओस्लो समझौता के माध्यम से फिलिस्तीन के सीमित अधिकार को स्वीकार किया। याद रखना है, फिलिस्तीन के इस अधिकार को सीमित रूप में स्वीकार किया गया। वहां पर यह कहा गया कि एक पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी, फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। पीएलओ के जो अध्यक्ष थे यासिर अराफात, वह इसके प्रमुख होंगे। यह कोई स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र जैसा संगठन या संस्था नहीं थी, पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी। इसको सीमित अधिकार प्राप्त थे। सामान्य रूप से दिन प्रतिदिन के शासन का अधिकार उस क्षेत्र में गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक के तहत इनको प्रदान किया गया था। लेकिन इस क्षेत्र पर कई दृष्टियों से इजराइल का नियंत्रण बना रहा। जैसे कि इस क्षेत्र में बाहर से किसी को प्रवेश करना होगा तो वह इजराइल के अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता था। इसी प्रकार से इस क्षेत्र में यदि किसी चीज की आपूर्ति करनी थी
तो इजराइल की अनुमति से ही उस चीज की आपूर्ति की जा सकती थी। और जो गाजा पट्टी और वेस्टर्न बैंक की चारों ओर की जो स्थलीय सीमा और वायु सीमा और जल सीमा थी, उस पर जो है इजराइल का अधिकार होगा। इजराइल के अनुमति के बिना इस क्षेत्र में न तो थल मार्ग से, न जल मार्ग से और न ही वायु मार्ग से कोई प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर जो आपूर्ति होगी, जैसे रसद की आपूर्ति है या पानी की आपूर्ति है या मतलब सिविल सप्लाई से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, विद्युत की आपूर्ति है, इन सभी आपूर्तियों पर इजराइल का नियंत्रण होगा। इजराइल की अनुमति से ही ये सब चीजें गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में आएंगी। ये तय हुआ ओस्लो समझौते के माध्यम से। हम कह सकते हैं कि ये कुछ सुधार था। इजराइल को भी लगा कि लंबे समय तक हम कब तक संघर्ष करते रहेंगे, 32 दांत के बीच में एक जीव की तरह से है वो, तो उसके लिए कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए, शांति का माहौल होना चाहिए। तो क्यों ना फिलिस्तीन के अस्तित्व को एक सीमा तक स्वीकार किया जाए, ताकि अरब देश और फिलिस्तीन भी इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार कर लें। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि भले 1948 में इजराइल की स्थापना हो गई, लेकिन तब से लेकर के और ओस्लो समझौते तक भी अरब देशों ने और खुद फिलिस्तीन के द्वारा भी इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। यहां तक कि जब 1987 में हमास की स्थापना हुई तो हमास ने स्पष्ट रूप से यह घोषित किया कि हमारा उद्देश्य पृथ्वी से इजराइल को मिटा देना है। हम इजराइल के अस्तित्व को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। जहां कहीं भी आज इजराइल है, जिस क्षेत्र में है, जो भूभाग इजराइल के अंतर्गत है, वह वास्तव में फिलिस्तीनियों का है, अरबों का है। इसलिए उस पर अपना पूरा पूरा अधिकार वे स्थापित करके मानेंगे। इस प्रकार से उन्होंने इजराइल के अस्तित्व को पूरी तरह से दरकिनार किया। हालांकि उनका यह दृष्टिकोण यथार्थवादी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बार बार पराजित होने के बाद 1948 से लेकर के 1992 तक भी बार बार पराजित होने के बाद आखिर वो किस आधार पर इस चीज का दावा कर रहे थे कि वो इजराइल को दुनिया से मिटा देंगे और उसके अस्तित्व को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी अपनी अपनी जिजीविषा है या अरबों का अपने मातृभूमि के प्रति जो लगाव है, उसको हम इस रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये समझौता हुआ, ओस्लो समझौता। लेकिन इस ओस्लो समझौते के बाद इजराइल में भी वहां के प्रधानमंत्री के इस उदारवादी रुख के कारण उनका विरोध हुआ। यहां तक कि प्रधानमंत्री रॉबिन की हत्या कर दी गई इजराइल में वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा। और इसी तरह से फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में भी जो कट्टरपंथी लोग थे, उन्होंने इस समझौते का विरोध किया और इसका लाभ हमास ने उठाया और उसने इस समझौते का विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि फिलिस्तीन के भीतर ही दो गुट हो गए, एक पीएलओ का गुट हो गया और एक जो है हमास का हो गया। हमास ने गाजा पट्टी वाले क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और फतह गुट का वेस्टर्न बैंक वाले क्षेत्र पर कब्जा हो गया। शुरू में इजराइल ने हमास पर कोई बहुत ध्यान नहीं दिया। उससे लगा कि फतह को एक तरह से प्रतिसंतुलित करने में या कहें उसके लिए एक प्रतिरोधक शक्ति के रूप में, इन फाइटिंग के रूप में हमास काम करेगा।
और फतह उससे उलझा रहेगा, इसमें इजराइल का फायदा होगा। इसलिए हमास पर उसने उतना ध्यान नहीं दिया, उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। आगे चल करके ये हमास ही इजराइल के लिए बड़ी चुनौती पेश करने लगा गाजा पट्टी से, और उसका सबसे जो ज्वलंत उदाहरण 7 अक्टूबर 2023 को जो घटना घटित हुई वो है। इस बीच में हम ये भी बताते चलें कि ओस्लो अकॉर्ड के बाद वर्ष 2005 में इजराइल ने संबंध को सामान्य करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया, और जो वेस्ट बैंक का क्षेत्र जो इजराइल के ही कब्जे में था, वहां पर इजराइल ने अपनी बस्तियां भी यहूदियों की बसाई थी। इजराइल ने घोषणा की कि वो वहां से यहूदी बस्तियों को यहूदियों को वापस बुला लेगा, और उन यहूदियों के सुरक्षा के लिए जो सोल्जर सैनिक वहां पर तैनात थे उनको भी वापस बुला लेगा, ताकि संबंध और अधिक सामान्य हो। फिर वर्ष 2012 में एक और महत्वपूर्ण कहें सकारात्मक घटना घटित हुई। वो सकारात्मक घटना क्या घटित हुई कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा फिलिस्तीन को अपनी ओर से एक नॉन मेंबर स्टेट का स्टेटस या दर्जा प्रदान किया गया। नॉन मेंबर स्टेट अर्थात उसको एक राज्य तो स्वीकार किया गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में उसे राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन राष्ट्र का दर्जा संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे प्रदान किया। अब क्योंकि हमास समय के साथ उभर रहा था और यह अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा था, और इजराइल के अस्तित्व को यह हमास कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए हमास ने यह संघर्ष जारी रखा। समय के साथ यासिर अराफात की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उनको पोलेनियम जहर दिया गया और उसकी वजह से धीरे धीरे उनकी स्लो पॉइजन की वजह से मृत्यु हो गई, और उसके बाद फिर पीएलओ भी उतना सशक्त नहीं रह पाया, और ऐसे में हमास को अपनी ताकत को और अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने का और अधिक मौका प्राप्त हुआ। अब यहीं पर हमास एक गुट था, एक छोटे से गुट का, वो इतना ताकत कहां से बटोर लिया, ये सोचने की आवश्यकता है। तो वास्तव में उसको विशेष रूप से ईरान के द्वारा और इसके साथ साथ कई अन्य मध्य पूर्व के जो इस्लामिक देश हैं उनके द्वारा हर प्रकार की आर्थिक और सैन्य मदद और प्रशिक्षण दी जाती रही है अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से ये सभी देश मिल करके लड़ाई लड़ करके देख चुके हैं कि इजराइल को वो पराजित नहीं कर सकते, और सीधे सीधे वो अलग अलग भी लड़ने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि विश्व राजनीति के अंतर्गत शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ और आगे चल करके यूनिपोलर वर्ल्ड या एक ध्रुवीय विश्व में एकमात्र अमेरिका महाशक्ति के रूप में बचा था। और जिस तरह से उसने सद्दाम हुसैन के इराक को नेस्तो नाबूद किया, तो उससे जो है इन देशों को अब इजराइल से सीधे सीधे टकराने, प्रत्यक्ष रूप से टकराने का साहस नहीं हो पा रहा था। इसलिए इन्होंने, और विशेष रूप से ईरान ने, चूंकि ईरान और अमेरिका के बीच में स्वाभाविक रूप से शत्रुता का संबंध रहा है, तो और कट्टर इस्लामिक देश होने की वजह से वह यहूदियों का, इजराइल का विरोधी रहा है, इसलिए भी उसने हमास का समर्थन देना जारी रखा। और अभी भी ईरान के द्वारा ही हमास को सबसे अधिक समर्थन दिया जा रहा है,
और इसी वजह से हमास इतना आक्रामक क्षमता और शक्ति हासिल करके इतना भेदक धावा बोलने में इजराइल के ऊपर अभी 7 अक्टूबर 2023 को सफल हुआ। वास्तव में ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी विफलता और बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि इजराइल की एक ऐसे देश के रूप में छवि थी जो शत्रु के द्वारा अभेद्य देश के रूप में बन चुका था अपने आयरन डोम के माध्यम से। इसी प्रकार से मोसाद जैसी अपनी खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी के माध्यम से अपने शत्रुओं को दुनिया में कहीं पर भी जा करके उनको मार डालने की क्षमता इजराइल के पास रही है और इसके लिए इजराइल विश्व विख्यात रहा है। लेकिन वर्तमान घटनाक्रम के तहत उसका आयरन डोम भी विफल हुआ और मोसाद जैसी उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी विफल हुई और एक तरह से वर्षों की जो उसकी एक छवि थी वह छवि भी मटियामेट हो गई, धूमिल हो गई। इसलिए इजराइल के ऊपर यह बहुत बड़ा आघात है। आघात इसलिए भी है कि चाहे हमास को कितना भी समर्थन प्राप्त हो, लेकिन हमास है तो एक आतंकवादी संगठन और गाजा पट्टी है कितना बड़ा। यदि आप देखें तो ये गाजा पट्टी है, ये पतला सा ये जो क्षेत्र है ये गाजा पट्टी है, जो कि इजिप्ट और इजराइल के बीच में है। और इजिप्ट इजराइल के बीच में क्या कहें तो उस पर भी एक प्रकार से इजराइल का सीमित अधिकार ही है। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 139 स्क्वायर माइल है, 139 वर्ग मील है। किंतु दुनिया की सर्वाधिक घनी आबादी वाला यह क्षेत्र है, सर्वाधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। यहां की जो जनसंख्या है वह लगभग 23 लाख है, 2.23 मिलियन, अर्थात मोटा मोटी कहें तो लगभग 23 लाख जनसंख्या है। हमास का अधिकार वाला क्षेत्र यही है, यहीं से हमास अपने को संचालित करता है। अब आप देख रहे हैं कि एक और इजिप्ट है, इधर से इजराइल है, इधर से इजराइल है और इधर से जो है ये अन्य समुद्री क्षेत्र है। इस प्रकार से ये गाजा पट्टी जो है यह इजराइल के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। विश्व जनमत के दबाव में इजराइल गाजा के प्रति और गाजा के लोगों के प्रति थोड़ा उदार है, या ये भी कहा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में वह थोड़ा सा उदार है। वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी शिविर लगे हुए हैं, इसलिए इजराइल बहुत अधिक आक्रामक नहीं हो पाता था। गाजा की स्थिति ये है कि वहां पर 60% से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हैं और 81% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के तहत आते हैं, अर्थात निर्धनता का सामना कर रहे हैं। इसलिए चूंकि रणभूमि रहा है, सदैव से लगातार संघर्षरत क्षेत्र रहा है, इसलिए स्वाभाविक है कि वहां पर विकास की संभावना बहुत कम होगी, उन्नति की संभावना कम होगी और आर्थिक रूप से उसकी स्थिति
दयनीय ही होगी और वर्तमान समय में यह और भी दयनीय है। अब जब ये हमला हुआ तो इजराइल ने ये ठान लिया, वहां के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इसे आतंकवादी घटना नहीं मानते हैं, हम इसे मानते हैं कि सीधे सीधे हमारे ऊपर छेड़ा गया एक युद्ध है और इसलिए युद्ध के प्रतिकार के रूप में, युद्ध के तरह से ही हम इसका सामना करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे। इसके लिए चाहे हमें वेस्ट बैंक में या गाजा पट्टी में जितना भी भयानक आक्रमण, चाहे जिस तरह की कार्रवाई क्यों न करनी पड़े, वो हम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे, हम ऐसा करारा जवाब देंगे जो कि दशकों तक वहां के लोगों को और हमास के आतंकवादियों को याद रहेगा, क्योंकि वास्तव में यह इजराइल की अस्मिता के ऊपर चुनौती थी, इजराइल के मिलिट्री माइट के ऊपर चुनौती थी। इजराइल अपने सैन्य शक्ति और सैन्य उत्पादों और सैन्य उपकरणों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और इजराइल के आमदनी का ये बहुत बड़ा स्रोत है। हथियारों की बिक्री दुनिया के देशों को उसके द्वारा जो किया जाता है, ऐसे में उसकी इस विफलता से उसकी छवि को बहुत आघात पहुंचा है। इसलिए इजराइल फिर से अपनी उस शक्ति को स्थापित करने के लिए, दुनिया के समक्ष अपने ताकत को दिखलाने के लिए किसी भी सीमा तक आगे जाएगा और गाजा पट्टी में किसी भी सीमा तक विध्वंस करेगा। और वो दिखलाई पड़ रहा है, 7 तारीख से लेकर के आज 13 तारीख हो गई, स्पष्ट रूप से वो विध्वंस जो किया जा रहा है वह जो है दिखलाई पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि जो पूरा बमबारी हो रही है, पूरा जो गाजा है यह आग का गोला बन चुका है। 6000 टन से अधिक बारूदी बमों को अब तक इजराइल के द्वारा वहां पर इस्तेमाल किया जा चुका है और इजराइल इस संघर्ष को अंतिम परिणति तक पहुंचाने के लिए अडिग है, अड़ा हुआ है। इस प्रकार से इजराइल अपने इस सबसे भयानक घटना के प्रति सबसे भयानक प्रतिशोध के लिए भी तैयार है। इसलिए यह संघर्ष चलता रहेगा। हमास ने भी अभी अपनी ओर से यही कहा है कि हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं और महीनों तक लड़ाई लड़ने की हमारे पास क्षमता है और हमारे पास पर्याप्त रूप से हथियार, गोला बारूद हैं और हम अभी भी इजराइल के वजूद को स्वीकार नहीं करते हैं और विश्व के मानचित्र से इजराइल को मिटाने का जो हमारा संकल्प है अभी भी कायम है। हमास के नेताओं के द्वारा स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो इसके क्या रिपरकशंस या क्या परिणाम हो रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुनिया जो है स्पष्ट रूप से 2 धड़ों में इस मुद्दे पर बट गई है। एक ओर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि ने खुल करके इजराइल का समर्थन किया है और हमास के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का समर्थन किया है। तो दूसरी ओर जो खाड़ी देश हैं, मध्य पूर्व के जो देश हैं, वे देश इजराइल के फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, हमास के समर्थन में हैं, चाहे कुछ प्रत्यक्ष रूप से हैं और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से हैं। सबसे ज्यादा मुख्य रूप में समर्थन ईरान कर रहा है, हालांकि अमेरिका ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है
कि ईरान इस मामले में किसी भी रूप में प्रत्यक्ष रूप से इजराइल के ऊपर हमला करने के बारे में न सोचे। यदि वो ऐसा करेगा तो अमेरिका इसे अपने ऊपर हमला मानेगा। इस प्रकार से ये जो पूरा मामला है अत्यंत संवेदनशील होता जा रहा है, क्योंकि चीन और रूस, स्वाभाविक था कि अमेरिका जिसके समर्थन में होगा, चीन और रूस अमेरिका के विरोधी होने की वजह से कभी भी उसके समर्थन में तो नहीं जाएंगे। इसलिए हमास जैसे आतंकवादी संगठन और अरबों के पक्ष में चीन भी है और रूस भी है ईरान के साथ में। इस प्रकार से एक अजीबोगरीब ध्रुवीकरण होता जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्रों के रूप में राष्ट्रों का गुट बना और फिर उसने विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। उस प्रकार की स्थिति बन रही है। हालांकि अभी सीधे सीधे कोई ताकतवर देश इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, केवल बयानबाजी तक बातें शामिल है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन जरूर माहौल तो गर्म है ही। अब हम देखते हैं भारत की क्या स्थिति और भारत की क्या नीति है। तो भारत की जहां तक बात है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत जो है इस मौके पर इजराइल के साथ है और वह इजराइल के ऊपर हुए इस बर्बर आतंकवादी हमले का स्पष्ट रूप से विरोध करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है। इसी प्रकार से विदेश मंत्रालय ने हालांकि औपचारिक रूप से अपनी ओर से कोई बयान तो नहीं जारी किया, लेकिन विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री के उस बयान को ही रिट्वीट किया गया है। तो इस प्रकार से विदेश मंत्रालय का भी वही बयान माना जाएगा, जो प्रधानमंत्री का है वही रुख माना जाएगा। अब कई लोगों को ये लग रहा है कि यह भारत की विदेश नीति में एक मेजर शिफ्ट है, एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि परंपरागत रूप से भारत हमेशा से फिलिस्तीन के आज़ादी का और एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में फिलिस्तीन की स्थापना का समर्थक रहा है, जिसके कि कई कारण हैं, जैसे कि खाड़ी देशों के साथ हमारे बेहतर संबंध हैं, वे असंतुष्ट न होने पाए। इस कारण से भी भारत फिलिस्तीन के मुद्दे पर फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है। इसी प्रकार से हम अपने पेट्रोलियम के आयात के लिए इन देशों पर ही निर्भर हैं। यदि कहीं अन्य जगह से हम लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाएगा। तो इनके ऊपर पेट्रोलियम के लिए हमारी निर्भरता है, इसलिए भी इनके साथ हम अपना संबंध खराब नहीं कर सकते। इसलिए भी भारत इस मुद्दे पर अरब देशों के साथ रहा है। और इसके साथ साथ इन देशों में भारतीय प्रवासी बहुत अधिक संख्या में हैं, जो वहाँ पर रोजगार प्राप्त करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा के रूप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी करते हैं। तो यदि इन देशों के साथ भारत के संबंध खराब होंगे तो वास्तव में भारतीय लोगों को वहाँ पर रोजगार धंधा प्राप्त करने में दिक्कत होगी या वहाँ पर रहने में दिक्कत होगी, वहाँ से उनको भगाया जाएगा। तो इन कई कारणों को ध्यान में रखते हुए परंपरागत रूप से भारत इसका समर्थन करता रहा, फिलिस्तीन के आंदोलन का समर्थन करता रहा, यासिर अराफात के साथ बेहतर संबंध बनाता रहा, उनका भरपूर स्वागत भी करता रहा। यही कारण था कि लंबे समय तक, हालांकि इजराइल को भारत ने 1950 में ही मान्यता प्रदान कर दी थी, लेकिन लंबे समय तक इजराइल के साथ औपचारिक रूप से भारत ने कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए थे।
कि खाड़ी देश नाराज हो जाएंगे, या कुछ घरेलू राजनीति में भी कि कुछ खास वोट बैंक को खोना पड़ जाएगा, कुछ खास दलों को, इसलिए भी जिनकी खाड़ी देशों के प्रति, अरबों के प्रति सहानुभूति है। इसी प्रकार से इसीलिए सन 1992 में जाकर के पहली बार भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध, राजनयिक संबंध स्थापित किए। हालांकि इजराइल का रुख भारत के प्रति हमेशा से ही मैत्रीपूर्ण रहा है। भले ही औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए, लेकिन एक मित्र की तरह से इजराइल शुरू से भारत के साथ बर्ताव करता रहा। भारत की सरकारें ही अपना हाथ सिकोड़ करके रहीं, किंतु जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में स्थापित हुई तो इसकी नीतियों में जरूर बदलाव आया। इसने फिलिस्तीन का विरोध तो नहीं किया, लेकिन इजराइल के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया। राजनयिक संबंध तो पहले ही स्थापित हो चुके थे 1992 में, व्यापारिक संबंध बढ़ाया और वर्तमान समय में रूस के बाद सबसे अधिक अस्त्र शस्त्र का आयात भारत इजराइल से ही करता है। इजराइल अपने अस्त्र शस्त्रों का जितना अधिक निर्यात करता है, उसका 40%, कुल मूल्य का 40% इजराइल भारत को ही निर्यात करता है। इससे यह पता चलता है कि इजराइल के साथ हमारे संबंध किस सीमा तक प्रगाढ़ हो चुके हैं। वर्तमान मुद्दे में भी भारत ने कभी भी इजराइल के पक्ष में इस प्रकार का तो बयान नहीं दिया कि जिस क्षेत्र पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है वह उसका है और वह फिलिस्तीन के दावे को स्वीकार नहीं करता है। भारत ने ऐसा कभी नहीं कहा और भारत ऐसा कभी कह भी नहीं सकता। ये भारत की मजबूरी है। इसका कारण क्या है? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा अतीत में, कि इसके लिए हमें भारत की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। ये भारत की व्यवस्था क्या है कि आप देखिए, इसमें जो हरा रंग दिखलाई पड़ रहा है यह 1946 में फिलिस्तीन के अंतर्गत था, या कहें अरबों के अंतर्गत था। और जो केवल व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिखलाई पड़ रहे हैं, केवल यही यहूदियों के अधिकार में था 1946 तक। अब 1947 में आकर के स्थिति में देखिए कितना बदलाव आ गया कि अब व्हाइट वाला जो पहले स्पॉट के रूप में था, अब साफ तौर पर यहां पर इजराइल का ये जो भूभाग है स्पष्ट रूप से ये दिखलाई पड़ रहा है, ये कंप्लीट। और हरा वाला भाग क्रमशः जो है सिमटता गया, सिकुड़ता गया। आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर पूरा का पूरा जो है हरा ही दिखलाई पड़ रहा है, जो अरबों के अधिकार वाला क्षेत्र था या फिलिस्तीन का क्षेत्र था। और 2 साल, 1 साल बाद 47 में आकर के केवल इतना रह गया और इजराइल का भूभाग स्पष्ट रूप से इतना अधिक हो गया। इतना ही नहीं, जब 67 का युद्ध हुआ तब स्थिति में और भी महत्वपूर्ण बदलाव आ गया। और तब क्या स्थिति बदली है तो अब आप देखिए, सिमट करके रह गया। ये गाजा पट्टी का जो क्षेत्र है यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये क्षेत्र, और ये वेस्टर्न बैंक का क्षेत्र, पैलेस्टाइन जहां पर लिखा हुआ है, बस इतना ही रह गया और पूरा का पूरा ये इजराइल के अधिकार क्षेत्र में आ गया। और 2012 की क्या स्थिति है? तो
मात्र स्पॉट के रूप में रह गया। जिस प्रकार से स्थिति एकदम बदल गई कि जैसे शुरू में इजराइल स्पॉट की तरह से था और चारों ओर फिलिस्तीन था। 2012 तक आते आते स्थिति एकदम पलट गई, उल्टी हो गई, और यहां पर आप देखिए कि फिलिस्तीन अब जो है स्पॉट की तरह से दिखाई पड़ने लगा। 2012 में आप देख रहे हैं कि फिलिस्तीन अर्थात जो ग्रीन डॉट्स हैं वे वेस्टर्न बैंक का क्षेत्र है और गाजा का जो क्षेत्र है यहां पर, तो ये केवल डॉट की तरह से दिखाई पड़ने लगे और चारों ओर कंप्लीट व्हाइट पार्ट दिखाई पड़ने लगा 2012 में। तो ये जो व्हाइट स्पॉट, ये जो व्हाइट कंप्लीट है, ये जो है इजराइल का पार्ट है, और जो ग्रीन केवल इस साइड में दिखलाई पड़ रहा है वेस्ट साइड में, तो ये गाजा का क्षेत्र ग्रीन फिलिस्तीन वाला, और उसके बाद वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है स्पॉट की तरह से, वो ही केवल फिलिस्तीन का या अरबों के कब्जे में रह गया। शेष इस पूरे भूभाग पर इजराइल का कब्जा हो गया है। तो यदि भारत जो है खुले रूप में इस तरह से इजराइल का समर्थन करेगा तो चीन और पाकिस्तान दोनों को इससे बड़ा मौका मिल जाएगा, और चीन और पाकिस्तान चाहेंगे कि भारत उस रूप में इजराइल का समर्थन करे, क्योंकि जैसे ही भारत इजराइल के फिलिस्तीन के ऊपर जो उसका कब्जा है उसका समर्थन कर देगा, तो फिर पाकिस्तान और चीन भी यही कहेंगे कि फिर उस तर्क के आधार पर तो हमारा भी जो भारत के पीओके पर कब्जा है पाकिस्तान का, तो वो भी कहेगा कि उस आधार पर हमारा कब्जा इसलिए हमारा हो गया। ऐसे ही चीन सियाचिन ग्लेशियर के अंतर्गत 62 की लड़ाई में हमारे जितने बड़े भूभाग पर कब्जा किया हुआ है, तो वो भी कहेगा कि कब्जा हमारा है, तो ऑक्यूपेशन जिसका है उसका अधिकार है, तो उस आधार पर हमारा अधिकार हो गया। तो ऐसे में ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए भारत इजराइल का समर्थन तो करता है, लेकिन खुल करके वह उस रूप में उसके द्वारा कब्जा किए भूभागों के संदर्भ में इजराइल का समर्थन नहीं करता है। और ये बात उसने जो है अंदरूनी तौर पर इजराइल को अच्छे से समझा दिया है, इसलिए इजराइल भी इस चीज को अन्यथा ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि भारत की कूटनीतिक व्यवस्था है। अन्यथा जिसको कहते हैं कि भारत का दिल इजराइल में बसता है, वो वर्तमान समय में स्थिति और होना चाहिए, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी नीतियां हैं। वहीं पर मिस्र जैसा देश है, यदि वो इजराइल के साथ संबंध सुधार करके रह सकता है, तो भारत क्यों लंबे समय तक इजराइल के साथ दूरी ही बरतता रहे? ये तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और हाल में ये बड़ी घटना घटित क्यों हुई, चलते चलते इस पर भी चर्चा कर लें। तो दरअसल अमेरिका के मध्यस्थता से सऊदी अरब और इजराइल के बीच में एक समझौता होने वाला था, और उस समझौते के माध्यम से दोनों के बीच में स्थिति सामान्य होने वाली थी। अब सऊदी अरब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे मान्य देश और ताकतवर और अमीर देश भी है। ऐसे में यदि सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध अच्छे हो जाएंगे और एक प्रकार से इजराइल को सऊदी अरब के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा, तो फिर अन्य इस्लामिक देशों के द्वारा इजराइल के विरोध करने का कोई औचित्य ही नहीं रह पाएगा। ऐसे में हमास जैसे आतंकवादी और इजराइल को नापसंद करने वाले जो अन्य कट्टर इस्लामिक देश जैसे ईरान जैसे देश की स्थिति और उनकी नीति हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाती है। तो सऊदी अरबिया में और इजराइल के बीच में वो समझौता होने ना पाए, इसीलिए
वर्तमान समय में 7 अक्टूबर को हमास के माध्यम से इतना भयानक कहा जाए कि हमला इजराइल के ऊपर करवाया गया, क्योंकि जब इस प्रकार का हमला हुआ तो एक प्रकार से फिर से इस्लामिक वर्ल्ड और जो अन्य दुनिया है या विशेष रूप से क्रिश्चियन वर्ल्ड और यहूदी, उनके बीच में एक विभाजक रेखा खींच गई और धार्मिक आधार पर ये जो विभाजक रेखा खींची, ऐसे में अब सऊदी अरबिया के लिए इजराइल के साथ संबंधों को सुधारना या उसके साथ अच्छे संबंध विकसित करना ये संभव नहीं रह गया, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में सऊदी अरबिया अलग थलग पड़ जाएगा और इसके साथ साथ स्वयं अपने देश में भी, क्योंकि वहां पर राजतंत्रात्मक शासन है, वहां पर शाह है, तो वहां की जनता के भी क्रोध का उन्हें सामना करना पड़ेगा, उनकी लोकप्रियता कम होगी। इसीलिए फिलहाल वो समझौता अब खटाई में पड़ भी गया है होने के पहले ही। तो यहाँ पर कम से कम अपने इस उद्देश्य में तो हमास सफल रहा है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी बातें समझ में आई होंगी। हम आपसे चाहेंगे कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें, ताकि हम और अधिक प्रोत्साहित हों आप लोगों के लिए स्तरीय व्याख्यान और वीडियो प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद।